अरोरा नामक एक छोटे से शहर में सूरज नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सूरज का परिवार इतना निर्धन था कि उनके पास न अपनी कोई जमीन थी और न ही जीवन यापन का कोई स्थायी साधन। सूरज सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ कमाई होती उसी से अपने पूरे परिवार का गुजारा चलता। ये देख उसके माता पिता अक्सर चिंतित रहते। हमारे पास न अपना घर है न खेती की जमीन। हमारा बेटा दिन रात मजदूरी करता है और बदले में उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। मगर सूरज की माँ शांत स्वभाव से कहती, चिंता मत करो, हमारा बेटा मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेहनत और ईमानदारी से जीना ही उसकी ताकत है। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज ने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में हमेशा यही विश्वास रहता है, आज भले ही किस्मत मेरे साथ ना हो, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो एक दिन सब बदल जाएगा और मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। एक दिन सूरज मालिक देवराज के खेत पर काम कर रहा था। देवराज पास के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपने खेत की देख रेख कर रहा था। सूरज अपने काम में पूरी लगन से जुटा हुआ था। तभी उसकी नजर पड़ी कि मालिक देवराज बहुत उदास और चिंता में डूबे हुए हैं। देवराज की मायूसी देखकर सूरज तुरंत उनके पास पहुंचा और बोला, मालिक, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी परेशानी में हैं। अगर आप चाहें तो मुझे बताइए, शायद मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। सूरज की बात सुनकर देवराज को गुस्सा आ गया। वो झुंझलाकर बोला, अरे तू मेरी मदद करेगा? पहले अपनी मदद करने लायक बन। अगर तू किसी की मदद करने के काबिल होता तो आज तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी जमीन पर मजदूरी करनी पड़ती क्या? जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। ये सब समय और भाग्य की बात है। किस्मत इंसान को हर पल परखती है, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज भले ही मेरी किस्मत मेरे साथ ना हो, पर मुझे यकीन है कि अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत भी मेरे पक्ष में झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में भले देर हो, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और सूरज की बातें सुनकर मालिक देवराज का चेहरा खिल उठा। वो बोला, अरे सूरज, तेरे विचार वाकई बहुत अच्छे हैं। इतनी परेशानियों के बावजूद तू इतना सकारात्मक सोचता है, ये देखकर मेरे मन को सचमुच सुकून मिला। तेरी बातें दिल को छू गईं। सूरज मुस्कुर कर बोला, मालिक, ये सब मेरे पिता के संस्कार हैं। जब भी मैं किसी चीज को लेकर जिद करता था, मेरे पिता मुझे समझते थे। बेटा सूरज, हमारे पास इतना धन नहीं है कि तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी सर्द हवाओं की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह आंसू बहाने पर मजबूर करती है। लेकिन धैर्य मत खोना, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। देवराज ये सुनकर भावुक हो गया और बोला, वाह सूरज, तेरे पिता वाकई बहुत नेक इंसान होंगे। एक दिन मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए। सूरज ने फिर पूछा, मालिक, आखिर हुआ क्या है? आप मुझे साफ साफ कहिए, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही आए। देवराज ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। मुझे तो इसका कोई भी हल नजर नहीं आ रहा। दरअसल हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन है। वो जमीन बहुत सालों से हमारे पास रही है। उस पे मेरा और मेरे परिवार का हक है। लेकिन गांव के ही कुछ लोग, बाप और बेटे दोनों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने जाकर शिकायत करने। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां बनाने का हौसला देती है। मैं पुलिस थाने जाकर शिकायत करने की सोच रहा था, मगर शहर के कई बड़े बड़े लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं। कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रहा हूं। समझ नहीं पा रहा कि अब क्या करूं। सूरज ने शांत स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं मालिक। अगर आप कानून का सहारा भी लेंगे तो भी उन लोगों की पावर और शहर के बड़े बुजुर्गों की वजह से शायद आपको न्याय ना मिल पाए। लेकिन इसका कोई और रास्ता हो सकता है। देवराज ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, तो फिर सूरज, तू ही बता अब मैं क्या करूं। मैं तो सचमुच थक चुका हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मालिक, हर समस्या का हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो मैं एक उपाय बता सकता हूं जिससे आप अपनी जमीन दोबारा हासिल कर सकते हैं। अरे तो बता ना सूरज, आखिर वो तरीका क्या है? सूरज ने धीरे से पूरी तरकीब समझाई। उसने बताया कि किस तरह चतुराई से और गांव के नियम कायदों के सहारे उन लोगों को उनकी असलियत के साथ बेनकाब किया जा सकता है। तरकीब सुनकर देवराज की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, वाह सूरज, तू तो बहुत समझदार निकला। तेरी इस योजना से तो मुझे अपनी जमीन जरूर वापस मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अगले दिन सूरज उन बाप बेटों के पास पहुंचा जिनका नाम माधव और करण था। वही लोग थे जिन्होंने मालिक देवराज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सेठ जी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सुना कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या मुझे भी कोई काम मिल सकता है? माधव ने आंखें तरेरते हुए कहा, अरे अरे, तू है कौन? किसने कह दिया कि हमें मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। सूरज विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। पास के गांव में रहता हूँ और काम की तलाश में भटकता रहता हूँ। रोज कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। कभी खेतीबाड़ी में हाथ बटा लेता हूँ तो कभी कोई और काम कर लेता हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना था कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। बहुत सारी जमीन है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती होगी। सोचा शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए। माधव ने फिर कठोर स्वर में कहा, भाई मैंने साफ कह दिया ना, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सूरज हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इसका मतलब देवराज सेठ आपके बारे में सही कहते थे। ये सुनकर माधव और करण चौंक गए। दोनों एक साथ बोले, क्या कहा? देवराज ने हमारे बारे में क्या कहा? सूरज ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं सेठ जी, कुछ खास नहीं। खैर, आपके यहाँ तो काम नहीं है तो मैं कहीं और देखने चला जाता हूँ। सूरज वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि माधव और करण को शंका हुई। उन्होंने तुरंत सूरज को रोककर कहा, ठहरो, हमें साफ साफ बताओ, देवराज ने हमारे बारे में आखिर क्या कहा है? अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम हो। सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ, देवराज हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले मालिक देवराज के यहाँ काम करता था, लेकिन वो बहुत कंजूस और रूखा इंसान है। मैं वहां दिन रात मेहनत करता था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो मुझे सही मजदूरी नहीं देता था। कल इसी बात पर मेरी उससे कहासुनी हो गई। फिर क्या हुआ? उसने हमारे बारे में क्या कहा? सूरज ने गहरी सांस लेकर कहा, जब मेरी देवराज से बहस हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उससे ज्यादा कोई मजदूरी नहीं देता। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार माधव सेठ और करण सेठ अपने मजदूरों को सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं। इसी वजह से आपके यहाँ हमेशा मजदूर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सुनकर माधव ने गर्व से कहा, हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही कहा। आखिर हम इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करे, उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी,
आपने बहुत नेक बात कही। देवराज सेठ तो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। सूरज की मीठी और समझदारी भरी बातों में माधव और करण पूरी तरह फंस गए। वे दोनों खुश होकर बोले, चलो अब काम की बात करते हैं। तुम हमें अच्छे इंसान लगते हो। हमारे खेतों में काम करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे ही किसी मजदूर की जरूरत थी। कल से ही काम पर आ जाना। सूरज ने धन्यवाद दिया और अगले दिन से ही उनके खेतों पर काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन माधव अपने बेटे करण से बोला, करण बेटा, ये सूरज तो बहुत ही मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इससे अपने पास रोक लिया। करण ने हामी भरते हुए कहा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूरज वाकई बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और कर पाए। ये पूरे दिन खेत पर जी जान से लगा रहता है। धीरे धीरे सूरज की मेहनत और लगन ने माधव और करण का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम दोनों बाप बेटे अपने खेतों का दौरा करने निकले। जब वे खेत पर पहुंचे तो देखा कि सूरज अभी तक काम में जुटा हुआ है। माधव ने आवाज लगाई, सूरज भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम अभी तक काम में लगे हो। अब घर जाओ और आराम करो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। घर पर बूढ़े माता पिता है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटाऊंगा। घर पर बैठकर खाली समय बिताने से बेहतर है कि मैं काम करूं। इससे मेरा मन भी लगा रहता है। तुम वाकई बहुत मेहनती हो सूरज, लेकिन अब आज का काम यहीं छोड़ दो। घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो काम करने में ही सुकून मिलता है। आप लोग जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है सूरज, जैसा तुम्हारा मन। जब काम पूरा कर लो तो घर चले जाना। ये कहकर दोनों पिता पुत्र खेत को सूरज के भरोसे छोड़कर अपने घर लौट गए। अगली सुबह जब माधव और उसका बेटा खेत पर पहुंचे तो देखा कि वहां पुलिस के कुछ सिपाही खड़े हैं। पुलिस की जीप और थानेदार को देखकर दोनों घबराए और जल्दी से आगे बढ़े। क्या हुआ दरोगा जी, आप यहाँ इस तरह क्यों आए हैं? थानेदार ने कड़क आवाज में कहा, क्या ये जमीन तुम दोनों की है? जी हाँ दरोगा जी, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके सारे कागजात भी मौजूद हैं। तो फिर तुम दोनों को जेल ले जाकर ताले के पीछे डालना ही पड़ेगा। दोनों एक साथ चिल्लाए और कहा, क्या? लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? अभी तुम सब समझ जाओगे। पलट कर देखो जरा अपनी जमीन को। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खेत की मिट्टी से एक सड़ा गला कंकाल बाहर निकाला गया था। करण कांपते हुए बोला, ये क्या है? ये लाश हमारे खेत में कैसे? थानेदार ने गुस्से से कहा, अब मासूम बनने का नाटक मत करो। पहले किसी को मार कर खेत में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि हमें कुछ नहीं पता। नहीं दरोगा जी, हमें सचमुच कुछ नहीं मालूम। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। चुप, झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो पक्की है। फांसी और उम्र कैद का नाम सुनते ही बाप बेटे के होश उड़ गए। दोनों पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगे। थानेदार ने सख्त आवाज में कहा, देखो, अब कोई चालाकी मत करना। तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा ही। अभी फैसला कर लो कि कौन जाएगा। सुनकर माधव और उसके बेटे करण के चेहरे पर पसीना आ गया। उन्होंने थानेदार से कहा, थानेदार साहब, हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हम आपस में बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। इतना कहकर वो पास खड़ा हो गया। माधव, करण और मजदूर सूरज थोड़ी दूरी पर जाकर धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे। करण बोला, पिताजी, अगर हम दोनों फंस गए तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। माधव ने सूरज से कहा, तुम मेरी जमीन ले लो और हमें इस मुसीबत से निकालो। मालिक, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये लाश देखकर लगता है ये लाश बहुत साल पहले की है। शायद किसी झगड़े का मामला होगा। लेकिन अगर आप दोनों चुप रहोगे तो पक्का शक आप पे ही जाएगा। तो अच्छा यही होगा, सच बता दो। ये सुनकर करण घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फांसी और उम्र कैद की बातें सुनकर वो पहले ही डर से कांप रहा था। अब सूरज की बातों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। वो माधव और सूरज दोनों के सामने झुक गया और घबराहट में पूरी सच्चाई बताने लगा। दरोगा जी,
ये खेत तो असल में मालिक देवराज का है। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तहसील से जो कागज हमारे पास आए थे उनमें लिखा है कि इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है और कब्जा तो माधव और उसका बेटा करण किए हुए थे। अब अचानक तुम कह रहे हो कि खेत देवराज का है? साहब, हमने ही देवराज से धोखा किया था। असल में हम इस खेत को हड़पना चाहते थे, लेकिन अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो हम अभी अपना केस भी वापस ले रहे हैं। दरोगा कुछ सोच ही रहा था कि तभी गांव के मुखिया अर्जुन बोले, देवराज सच सच बताओ, ये कंकाल यहाँ कैसे आया? किसे मारकर गाड़ा है तुमने? नहीं मुखिया जी, ये असली कंकाल नहीं है, ये तो नकली हड्डियों का ढांचा है। दरअसल माधव और करण ने मेरी जमीन हड़प ली थी। तब मैंने और सूरज ने मिलकर ये चाल चली ताकि इन दोनों के मुंह से सच निकलवाया जा सके। ये सुनते ही माधव और करण के चेहरे का अंग रंग उड़ गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस तरह सूरज की मेहनत और चतुराई ने न सिर्फ सेठ देवराज की जमीन वापस दिलाई, बल्कि माधव और करण जैसे लालची लोगों को भी सबक सिखाया। और आखिरकार सूरज भी अपनी मेहनत और नेक नियति के बल पर जमीन का मालिक बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली और भी मजेदार और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए धन्यवाद।